नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज 3 अप्रैल 2022 है। आज 2 अप्रैल 2022 के दौरान घटित समसामयिक घटनाओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले आज यानी 3 अप्रैल की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। दो ऐसी ऐतिहासिक घटना यहाँ पे देख सकते हैं। आज ही के दिन यानी 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। रायगढ़ का किला, फोर्ट ऑफ रायगढ़ में इनका मृत्यु हो गया था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1630 ईस्वी में शिवनेर का किला में हुआ था। शिवनेर का किला इनको इनके पिताजी को एक वहाँ के जो तत्कालीन रूलर थे उनको प्रोवाइड किया गया था। उनके पिताजी उन्हीं वहाँ पे लोकल रूलर के रूप में, एक लोकल रूलर, इंडिपेंडेंट नहीं, जो वहाँ के जो तत्कालीन शासक थे उनके अंडर में ही वो काम करते थे। और वहीं से छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पिता के विरासत को संभाले और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा करके इन्होंने जो है एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का स्थापना किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे ज्यादा जो 36 का आंकड़ा रहता था वो तत्कालीन मुगल शासक जो औरंगजेब था उसके साथ था, उसके साथ शिवाजी महाराज का कभी नहीं बना। शिवाजी जो महाराज थे उनके शासन का सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो है इनके शासन में एक व्यवस्था होना। जैसे अभी जो वर्तमान में भारत में जो कैबिनेट सिस्टम है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं और उनके कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं, उसी तरह शिवाजी महाराज के समय में उनके जो राजा और राजा के बाद जो हुआ करते थे उनको कहा जाता था अष्ट प्रधान। जिस तरह से अकबर के शासन काल में नवरत्न होते थे, और एक आप पढ़े होइएगा साउथ के एक रूलर हुआ करते थे, उनके आप उसका नाम बताइए कमेंट में, जिनके कोर्ट में यानी जिनके उनके शासन काल में एक हुआ करता था अष्ट दिग्गज। आप बताइए किनके शासन काल में अष्ट दिग्गज नाम का सिस्टम हुआ करता था। तो इस तरह से ये मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज का आज के दिन मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ का आज ही के दिन 1914 में जन्म हुआ था। इनके बारे में जानना हो तो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और इसी को बांग्लादेश लिबरेशन वार या बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कहते हैं। उसके दौरान भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन थे? यही मानेकशॉ थे। इंदिरा गांधी पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी मानेकशॉ को ही दे दी थी कि आप जैसे आपका मर्जी हो आप बांग्लादेश से युद्ध कर सकते हैं, और इन्होंने अपनी सूझबूझ से पूरी तरह से जो है एक तरीके से एक स्ट्रेटेजी के तहत लड़ाई लड़ी, और लड़ी ही नहीं उसको अच्छी पूरी तरह से जीता, और बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र देश का जन्म हुआ। बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। आज का करंट अफेयर में सबसे पहला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने एमेट टिल एंटी लिंचिंग अधिनियम पारित किया है? एक एंटी लिंचिंग अधिनियम पारित किया गया है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है एमेट टिल। यहाँ फिगर इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यही है एमेट टिल। इन्हीं के नाम पे एंटी लिंचिंग अधिनियम पारित किया गया है। किस देश के द्वारा? श्रीलंका, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर सऊदी अरेबिया, या फिर अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वो USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है। कौन? एमेट टिल एंटी लिंचिंग। अब इसको समझने के लिए आपको समझना होगा पहले कि लिंचिंग क्या होता है। लिंचिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भीड़ हत्या। जब किसी भीड़ के द्वारा किसी तथाकथित अपराधी को गैर कानूनी तरीके से मार दिया जाता है या फिर सजा दी जाती है, वो सजा उस अपराध के लिए जो अपराध अभी तक साबित नहीं हो पाया है, तब उसी को कहा जाता है लिंचिंग, भीड़ हत्या। तो भीड़ हत्या को रोकने के लिए एंटी लिंचिंग ये एक्ट पारित किया गया है। क्यों इनके नाम पे पारित किया गया है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले भारत में इसकी क्या स्थिति है, क्योंकि भारत में भी इसका काफी चर्चा होते रहता है। भारत में भी कई बार लिंचिंग की घटनाएं हुई। भारत में जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट
के पास इस तरह का कोई जो है कानून नहीं है लिंचिंग के संबंध में। हालांकि भारत के 3 स्टेट्स हैं, जिसमें से वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान, ये 3 राज्य हैं जो कि अपने अपने स्टेट्स में एंटी लिंचिंग अधिनियम, एंटी लिंचिंग बिल जो है पारित करके और वहां इनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। यहाँ जो अभी पारित किया गया है यूएसए में, इसके तहत एंटी लिंचिंग में अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो इसके तहत 30 साल तक का सजा हो सकता है और इसके साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। अब ये घटना क्या था एमेट टिल का, इसके बारे में जान लेते हैं। एमेट टिल एक ब्लैक अफ्रीकन थे। आपको पता है अमेरिका का सोसाइटी ओपन सोसाइटी है, वहां पे ब्लैक व्हाइट्स, भारत में जिस तरह से जाति प्रथा परेशानी लाती है, उसी तरह से अमेरिका में रेस सिस्टम, जिसको अपार्थाइड कहते हैं, रंगभेद कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम है। और ये क्या थे, ब्लैक थे। इनका जन्म 1941 में हुआ था और ये घटना कब है, 1955 की। उस समय ये मात्र 14 साल के थे। ये मजाक मजाक में एक शॉपकीपर थी, ये देख सकते हैं इस चित्र में, ये शॉपकीपर थी, ये जो थी ये व्हाइट थी और ये अपने दोस्तों के साथ, ये एमेट टिल थे, मजाक मजाक में इन्होंने कहा कि देखो मैं इस गोरी लड़की को जाकर के प्रपोज कर सकता हूं और ये मजाक में ही जाकर के प्रपोज कर दिए। प्रपोज करने के बाद ये जो व्हाइट लेडी थी, इनके खिलाफ, इन एमेट टिल के अगेंस्ट में मोलेस्टेशन का आरोप लगा करके, यौन शोषण का आरोप लगाया। हालांकि वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद 1955 में ही इनकी जो है मॉब के द्वारा लिंच कर दिया गया, भीड़ के द्वारा इनका हत्या कर दिया गया। सोचिए घटना 1955 की है और तब से लेकर आज तक अमेरिका इसके खिलाफ जो है किसी तरह का एक्ट पारित नहीं करा पाया, जिस वजह से अभी जो है बार बार सीनेट में आता था। जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा है, उसी तरह से वहाँ सीनेट है और जो उसका कांग्रेस है वहाँ आता है। उसके बाद किसी भी कारण से पास नहीं हो पाता था, लेकिन हाल ही में जो है ये पास कर दिया गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस पे साइन कर दिए हैं। तो ये है एमेट टिल। अफगानिस्तान के बारे में हम लोग कल पढ़े थे, वहाँ जो नाइक जो साइट है उसके बारे में हम लोग देखे थे कि किस तरह से तालिबान जो सरकार है उसको संरक्षित करने पे जोर दे रही है। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस 30 मार्च से 3 अप्रैल तक एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास कर रही है। इसका 20वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताना है इस अभ्यास का नाम क्या है। इस अभ्यास का नाम शक्ति है या वरुणा है या हैंड इन हैंड है या फिर इंदिरा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वरुणा। इस अभ्यास का नाम ये कब हो रहा है, 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के बीच हो रहा है, भारत और फ्रांस की नेवी के बीच। ध्यान रखिए ये नेवी के बीच। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है वरुणा। शक्ति भी एक अभ्यास ही है, एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच, जिसका कि इसको तो दोनों को याद रखिए, शक्ति और वरुणा दोनों भारत और फ्रांस के बीच होता है। हैंड इन हैंड जो है क्या, भारत और चीन के बीच होता है और इंदिरा भारत और रूस के बीच का जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज एक दूसरे देश के साथ करने का जो कारण होता है ताकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक समन्वय बना रहे, इसीलिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 4 फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से नहीं है, आपको बताना है। इसमें पहला है जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, यानी जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं, जैसे आप बार बार सुनते होंगे ना, जो सबसे फेमस भारत में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, कहाँ होता है, तो वो गोवा में होता है। तो वो ऑर्गेनाइज करने का जिम्मेवारी किसके पास होती है, तो वही डीएफएफ के पास होती है, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट है फिल्म डिवीजन या फिर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया या फिर नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया या फिर नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इनमें से कौन इन 4 संस्थाओं में से नहीं है जिनका की विलय किया गया है, तो इसका सही आंसर है ई, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इनमें से शामिल नहीं है। ध्यान देने वाली बात ये है कि इन चारों संस्थाओं जिनका की मर्ज किया गया है, किस रूप में मर्ज किया गया है,
तो एनएफडीसी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के रूप में इन चारों संस्थाओं को मर्ज कर दिया गया है। क्यों मर्ज कर दिया गया है? ताकि एक जो है एक समरूपता आ जाए। एक ही चीज करने के लिए जो चार अलग अलग ऑफिस हुआ करते थे, चार अलग अलग इनके हेड हुआ करते थे, अब क्या होगा, इन लोगों ये सारे जो अलग अलग डिवीजन थे, जैसे ये इसका क्या नाम है, फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, एक है बच्चों के लिए संबंधित जो फिल्म है उसको डेवलप करने में जो संस्था थी, ये अलग एक संस्था थी। इसके बाद नेशनल आर्काइव यानी फिल्म से संबंधित जो कब से भारत में शुरू हुआ, कैसे कैसे फिल्म का विकास हुआ, उसको जो संरक्षित करती थी, ये एक अलग संस्था थी। तो अब इन चारों को मर्ज करके एनएफडीसी एक बना दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो इनका वर्क है, जो इनका काम है, वो प्रोसीजर जो है थोड़ा सीमलेस हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इस वजह से सरकार इन सब बातों पे अभी खास करके ध्यान दे रही है। इससे पहले कुछ दिन पहले एक चर्चा आई थी कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मतलब जहां सरकारी वो फैक्ट्रियां हैं जहां पे सरकार के उपयोग के लिए यानी मिलिट्री के उपयोग के लिए एम्यूनिशंस का निर्माण होती है, उसी को ऑर्डिनेंस बोला जाता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी सरकार जो है एक कॉरपोरेट के रूप में उसको रिवैम्प करने का डिसीजन लिया है। उसी तरह से यहां भी देख सकते हैं भारत में जो है फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, जिसका नाम सुने होंगे, काफी चर्चा में होता है, सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। प्रसून जोशी इसके अभी जो है चेयरमैन है। भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड इसको कहते हैं। इसी का काम है सेंसरशिप करना, यानी फिल्म रिलीज होने से पहले यहाँ जाती है और यहाँ जाकर के फिल्म का कौन सा पोर्शन आपत्तिजनक है या फिर इसको पब्लिक में जाना चाहिए या नहीं चाहिए, यही सेंसर करती है, जिस कारण से काफी चर्चा में रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी बेल द्वारा समुद्री बचाव समन्वय केंद्र यानी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी एमआरसीसी विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन, जिसको क्या बोलते हैं, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी भारत सरकार की एक जो ये कंपनी है बेल, इसके द्वारा मैरीटाइम रिसोर्स कोऑर्डिनेशन सेंटर विकसित करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया है। किस देश के साथ? रसिया, इराक, श्रीलंका या फिर फिलीपींस। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत ने एक समझौता किया है। अब ये समझौता किया गया है तो अभी हाल ही में जो है भारत के विदेश मंत्री श्रीलंका गए हुए थे और उसी दौरान जो है ये समझौते पे ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया। इसके तहत क्या हो गया किया जाएगा कि एक एमआरसीसी क्या होता है, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसका मतलब है कि ये जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है का प्रोविजन यूएन के द्वारा जो है, उस प्रोविजन के तहत जितने भी कंट्री हैं तो उस कंट्री का जो एरिया है, मैरीटाइम जो एरिया है यानी समुद्री एरिया है, उसमें अगर कुछ दुर्घटना होती है, दुर्घटना किस तरह की, जैसे कोई जहाज जा रहा है और वो जो है डूब गया, या फिर किसी तरह जहाज जा रहा था उसमें लीकेज हो गया, जहाज जा रहा था उसमें जो है समुद्री लुटेरे उसको लूट लिए, तो उस दौरान उस जहाज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उसको रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी उस कंट्री की होती है जिस कंट्री की एरिया में वो घटना घटित होती है। तो उसी के लिए बनाया जाता है एमआरसीसी, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो भारत ने यह जिम्मेवारी ली है कि श्रीलंका में जो है एक एमआरसीसी का निर्माण किया जाएगा। श्रीलंका अभी काफी चर्चा में है, सुने होंगे। श्रीलंका में जो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है, भारत के नीचे पूर्वी इलाके में देखिएगा तमिलनाडु से सटा हुआ। भारत श्रीलंका से पाक स्ट्रेट के द्वारा अलग होता है। भारत और श्रीलंका का काफी पुराना संबंध है, खास करके यहाँ जो श्रीलंका धार्मिक रूप से श्रीलंका में जो है बौद्ध लोग काफी ज्यादा रहते हैं। श्रीलंका में अभी जो है महंगाई
महंगाई के कारण, खास करके कहा जाता है कि जो वहाँ पे जो डेली यूज का गुड्स है उसका काफी अभाव हो गया है। वहाँ डीजल खत्म हो गई है। सरकार का फॉरेक्स रिजर्व जो होता है, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है सरकार अगर कोई बाहर की यानी कोई गुड्स इंपोर्ट करती है तो उसको पेमेंट डॉलर में किया जाता है, और वो डॉलर श्रीलंका के पास खत्म हो गया है, जिससे वहां भयावह स्थिति पैदा हो गई है। वहां लोग सड़क पे आ गए हैं। सोचिए इतना अभाव है कि इन्फ्लेशन एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके बावजूद भी सामान नहीं मिल रहा है, जिस कारण से बहुत सारे, भारत भी उसमें शामिल है, श्रीलंका को मदद करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये था श्रीलंका के बारे में। ये रसिया है। श्रीलंका के अभी जो है प्रेसिडेंट कौन है? गोतबया राजपक्षे। भारत में जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ भी पार्लियामेंट है, लेकिन वहाँ भी चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और गोतबया राजपक्षे वहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। अभी रसिया है, तो रसिया से भी अभी काफ़ी चर्चा में भारत का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि रसिया पे पूरी तरह से यूएसए सैंक्शन लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण से रसिया किसी को जो एक्सपोर्ट कर रहा था पहले, वो एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से भारत ने जो है, भारत और रसिया के बीच, रसिया की जो करेंसी है रूबल और भारत की करेंसी रुपया, इसमें एक्सचेंज करके भारत डिसाइड किया है कि रसिया का तेल खरीदेगा, जिस कारण से यूएसए भारत पे काफी गुस्सा हो गया है कि कैसे हमारे प्रतिबंध को जो है बाईपास करके आप जो है तेल खरीद सकते हैं। इस कारण से चर्चा में है। इराक से भारत जो है मैक्सिमम 22 टू 25% जो है तेल खरीदता है भारत से। अपना जो भारत के पास चूंकि नेचुरल ऑयल रिसोर्स उतने नहीं है, तो भारत का मैक्सिमम जो है ऑयल रिसोर्स से इंपोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। तो सबसे ज्यादा कहां से किया जाता है? इराक से किया जाता है। फिलीपींस के साथ भारत का रिलेशन कुछ दिन पहले चर्चा में इसलिए था क्योंकि फिलीपींस वो पहला देश है जो जहां की भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि अपना जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो ब्रह्मोस मिसाइल भारत एक्सपोर्ट करेगा किसको? फिलीपींस को। इस कारण से ये चर्चा में। फिलीपींस देखिएगा मैप में, अगर वर्ल्ड मैप आपके ध्यान में हो तो जापान से पूर्व की तरफ अगर बढ़िएगा तो पैसिफिक ओशन में जापान और यूएसए के बीच में स्थित है फिलीपींस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो ये है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हाल ही में ये साइन किया गया है? या ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए या बांग्लादेश के साथ? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत सरकार ने अभी ये जो हस्ताक्षर किया गया, अभी किस मंत्रालय के द्वारा साइन किया जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा साइन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कौन है अभी? तो वो पीयूष गोयल हैं। इस एग्रीमेंट के तहत क्या होगा? इस एग्रीमेंट के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगभग एफटीए, एक टर्म आप सुने होंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि जब भारत किसी देश को अगर एक्सपोर्ट करेगा तो उस कंट्री में वो गुड्स जब इंटर करता है तो कंट्री क्या करती है कि उस पर ड्यूटी लगा देती है, शुल्क लगा देती है, जिस कारण से उस वस्तु का दाम उस देश में ज्यादा हो जाता है। तो उस वजह से उस वस्तु का एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? भारत से कम जाएगा। तो यही ऑस्ट्रेलिया भी क्या करने वाला है कि मैक्सिमम जो लगभग 95%, 96% जो गुड्स भारत से एक्सपोर्ट होते हैं उस पर ड्यूटीज, जीरो ड्यूटी कर दिया जाएगा, और जिस वजह से भारत के एक्सपोर्ट में एक बूम देखने को मिल सकता है। जो इसका जो ये किया गया है, इसका इस रिस्पॉन्स में कि आप कुछ दिन पहले पढ़े होंगे, एक पार्टनरशिप की गई थी जिसका नाम था RECP, रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। ये जो है भारत जो वर्ल्ड मैप में साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशिया के 15 कंट्रीज का ये एक ग्रुप है, और ये आपस में FTA करेंगे यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी ये 15 देश जो है आपस में एक दूसरे से ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। इसमें भारत को है जो शामिल होना था, लेकिन लास्ट टाइम में ये नवंबर 2021 में
इस पे टोटल 15 कंट्री शामिल हुए थे, साइन किए थे, लेकिन लास्ट में जो है भारत ने इसमें साइन करने से इनकार कर दिया गया, साइन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि भारत की कुछ अपने रिजर्वेशंस थे, कुछ अपने संदेह थे। इन भारत के संदेह को दूर नहीं किया गया, जिस कारण से भारत इसमें साइन नहीं कर सका। इसको नाम याद रखिए, RECP, रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। कब हुआ था? 2021 में। कितने कंट्री हैं? 15 कंट्रीज हैं। इसमें मैक्सिमम जो है साउथ एशियन कंट्री, उसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। तो इसके जवाब में ही ये ECTA पारित किया गया है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, पार्टिकुलरली किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ है। इसमें ये जो कमिटमेंट की गई है कि अभी वर्तमान में जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 27 बिलियन US डॉलर है। तो 27 बिलियन US डॉलर से नेक्स्ट जो 5 ईयर में है, इसको 50 बिलियन डॉलर जो ट्रेड वॉल्यूम है 50 बिलियन डॉलर तक करने का कमिटमेंट किया गया है इस एग्रीमेंट के तहत। अब ये जो ऑप्शंस हैं इसके तहत एक चीज और देख लेते हैं। अब ये भारत किया है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, ये इन चारों देशों के बीच एक पार्टनरशिप है। इसको कहा जाता है क्वाड, QUARD, क्वाड। ये जो है एक मिलिट्री तो नहीं, इसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह सकते हैं ये क्वाड, जिस कारण से जो है अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस क्वाड के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जो है एक तरफ तो इंडिया जो है US का एलाई है, यानी US का साथी है क्वाड में, और एक तरफ इंडिया जो है रूस से तेल इंपोर्ट कर रहा है, जबकि USA ने रूस पे जो है लगा रखा है, सैंक्शन लगा रखा है। ऑस्ट्रेलिया से किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, ऑस्ट्रेलिया एक महादेश भी है, महाद्वीप जिसको कहते हैं। महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं अभी स्कॉट मॉरिसन हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। जापान के बारे में जानते हैं। अभी जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा कुछ दिन पहले ही भारत की यात्रा पर थे। USA के बारे में तो जानते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मित्र है, आज इसके बारे में पढ़े थे। बांग्लादेश जो है 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना। उस समय बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति, आप प्रधानमंत्री कह लीजिए, वो उस समय कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। और वर्तमान में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो वही शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।